ओबीसी गर्जना सेना की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक आभार कि आप यहाँ कृष्णा गार्डन में पहुँचे। 17 फरवरी को ओबीसी गर्जना सेना के तत्वाधान में रोहतक के पुराने आईटीआई मैदान में अति पिछड़ों का एक महासम्मेलन होने जा रहा है, जिस रैली का नाम ओबीसी गर्जना रैली रखा गया है, जिस रैली का नाम ओबीसी तिरंगा रैली रखा गया है। वो रैली 17 फरवरी को अति पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में रखी गई है और मैदान का नाम है पुराना आईटीआई ग्राउंड रोहतक। लेकिन नीतीश जी तो बीजेपी के साथ हैं, तो यहाँ नीतीश जी कहाँ आ रहे हैं? नहीं, आप कह रहे थे ना कि नीतीश जी हमारे मसीहा हैं, इस तरह से। नहीं, मसीहा तो हैं कि उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, कि इस देश को दिखाने का काम कर दिया कि 63% संख्या बैकवर्ड की है पूरे देश में और 46% अति पिछड़े हैं। उन्होंने 27 बिंदुओं पे करे हैं। हम तो आज भी उसी चीज़ पे हैं कि इस देश की जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब पेड़ पौधों की जनगणना होती है, जब पशु पक्षियों की जनगणना होती है, तो ओबीसी की क्यों नहीं? जब सबसे बड़ा कुठाराघाती इस देश का प्रधानमंत्री जो झूठा है, जिसने अपने आप को ओबीसी कहा और अब वो ओबीसी का कॉलम इसमें नहीं डाल रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। 127वां संविधान संशोधन बिल, जिसके कारण सबसे बड़ी बात कि अब कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, वो जब चाहेगा जिस जाति को, बाहुबली जाति को, इस बैकवर्ड में शामिल कर देगा। तो इतना बड़ा कुठाराघात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज और बड़ी बात कि आप जो 17 फरवरी को देखना, जिस तरीके से यहाँ अति पिछड़ों का एक बड़ा जनसमूह, अपार जनसमूह यहाँ आएगा और ये इस बात का परिचायक होगा कि अब अति पिछड़े जाग चुके हैं और अति पिछड़े अपनों के साथ लाग चुके हैं। और इसमें दूसरी बात ये, अकेले अति पिछड़े की बात नहीं है, यहाँ तो अति पिछड़े और अति बिछड़े लोग भी आने वाले हैं। यहाँ तो हमारा एक साथी है राकेश, जो राजपूत समाज से, उन्होंने जब ये कहा कि वीपी सिंह जी के बेटे को आप बुला रहे हैं, और तो हम तो क्लियर हैं कि 1000 लोग हम लेकर आएंगे। ये तो क्या वीपी सिंह के बेटे आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, हमारी उनसे बात हुई है, वीपी सिंह जी के बेटे से बिल्कुल आ रहे हैं इस रैली में। लेकिन मोदी ओबीसी में तो गुजरात में जो आया था तो कांग्रेस की सरकार थी जब ओबीसी में डाला गया था जी। जैसे कह रहे हैं ना मोदी ओबीसी नहीं है करके, तो उस पर मैं कह रहा हूँ तो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जब ओबीसी के टाइम में है कि नहीं वो ओबीसी में। ये एक्चुअली में क्या है कि उस बात को आप पकड़िए, ओबीसी में डालने की वर्ष की थी भी इन जातियों को डाला जाएगा और डालने के लिए एक आयोग बनाना था। और आयोग जब बैठता है तो आयोग ही उन जातियों का सर्वे करता है, उनका सामाजिक शैक्षणिक स्तर कितना है उसको माप करके उसको बाद में डालता है। लेकिन मोदी जी की कौम को, मोड़ घाची कौम को डाला गया 2007 के आसपास, तो उस समय उस आयोग का नाम बताएं कि कौन सा आयोग बिठाया। उस आयोग ने उनको ओबीसी की मान्यता दी। जैसे आज ये ओबीसी के लोग बैठे हैं, ये सारे के सारे, अगर हम सेंटर की बात करें तो ये अपना मंडल कमीशन के तहत हमारे को डाला। हरियाणा में अगर हम 5 जातियों की बात करें तो गुरनाम आयोग के तहत उनको डाला। तो ओबीसी में मोटी घाटी की डालने वाली कौम को कौन सा आयोग था जिसने उसको डाला? वो तो बल्कि गैर तरीके से संविधान को ठोकर मार के उसने अपनी कौम को ओबीसी के अंदर डाल रखा है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं उनको। और अगर और भी आप पीछे जाओगे तो मोदी जी के जो पुरखे थे वो 1890 से लेकर 1831 तक 40 साल तक इस बात पर लड़ते रहेगा। हमारे को बढ़िया मानो, हम तो मोड़ का चुका हाथ का छोड़ा पानी तक भी नहीं पीते। आप उनको जाइए चेक करिए उन बातों को। वो एक अलग बात है, अभी उसको ओबीसी बना के डाल दिया और आज वो जबरदस्ती जो है ना संविधान को दरकिनार करके जो आज ओबीसी बना बैठे हैं, वो एक अलग बात है। ओबीसी तो हम है, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो जातियां पिछड़ी हुई है वही तो ओबीसी है। ओबीसी मोदी जी की कौम तो उस टाइम पर 47% एजुकेशन पर थी और 54% जो है वो उसमें व्यापार में थी। वो तो ओबीसी किसी नाम है ही नहीं। वो एक अलग बात है, भाई ठाठा है तो जो कुछ भी बन जाए। लेटेस्ट अगर 15 साल का राज गुजरात में रहा, लेटेस्ट उन्होंने अपनी जाति को डाल भी दिया और आपके कथनानुसार हम मान भी लेते हैं कि वो ओबीसी है। तो क्या एक ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसी जाति को, जब सुप्रीम कोर्ट ने सक्षम जातियों को, दबंग जातियों को ये कहा कि ये किसी भी सूरत में सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक रूप से ये सक्षम ही नहीं है, इनको रिजर्वेशन मिलना ही नहीं चाहिए, तो इन्होंने रिव्यू पिटीशन डालने की सिफारिश क्यों की? यदि ये ओबीसी मानते हैं तो ओबीसी होते हुए इसने ओबीसी की गोभी क्यों खोदी?
कैसे मान ले ओबीसी को, जो ओबीसी के ऊपर आज जातीय जनगणना नहीं करवाया। आज महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात है तो महिलाओं के रिजर्वेशन, ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? क्यों कठोराघात कर रहा है? जो शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको यदि वो अपनी जाति माने भी और वो अपने आप को ओबीसी प्रूव करना चाहता है तो क्या ओबीसी समाज पर कुठाराघात करके ओबीसी बनेगा? ये विरोधाभास क्या है? ये तो वो है कि ये लोग जो ये मनुवादी लोग, पूंजीवादी लोग और सामंतवादी लोग केवल कमेरे पिछड़े शोषित वर्ग को जिंदा रहने के लिए केवल राशन तक सीमित रखना चाहते हैं। वरना ये लोग सत्ता की कुंजी हमारे हाथ में क्यों नहीं देते? क्यों ये हमें एक जिंदा रहने के लिए केवल ये कुछ मुट्ठी भर लोग राज सत्ता के मालिक बनना चाहते हैं और बहुसंख्यक लोगों को बैसाखियों के सहारे और उनको जो है ना शोषित वंचित करके उनको वोट। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, आपको किसने रोक रखा है? जी बोलिए। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, आपको किसने रोक रखा कि आपके आदमी नहीं बनेंगे? आज तक जब तक स्वतंत्रता के बाद इस देश में लोकतंत्र तो नाम मात्र के लिए है। लोकतंत्र का है पर यहाँ तो आज जो है ना जो उनके कहे अनुसार आ जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत विरोध में बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, उनके पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं और जो दूध उनके कहने से उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं क्या? ये हिसार की जो सावित्री है, अब आपने कल ही अखबार में देखा होगा ना, वो उसके पीछे ईडी लगा दी और उसको ज्वाइन करवा के बीजेपी ज्वाइन करवा के वो चुनाव लड़ाएंगे बीजेपी, यानी जो उनकी शरण में आ जाता है वो दूध को दोया हो जाता है, वरना वो भ्रष्टाचारी है। ये तानाशाही है मोदी की निरानिरी। मैं इस विषय इस बात को बाबा साहब और जो जितने बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया उनको इनको बात का पता था कि जो छोटी छोटी संख्या में जो जातियां हैं लोकतंत्र में वह बड़ी जातियों का सामना नहीं कर पाएंगी, तो उनके लिए पॉलिटिकल कोटे की बात हुई। अगर एससी को भी पॉलिटिकल कोटा नहीं मिलता तो आज इनकी कोई भागीदारी नहीं होती। हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि इस देश के अति पिछड़े जिनकी संख्या 42% है, अगर उनको पॉलिटिकल कोटा मिले पंच से लेकर लोकसभा तक तो इन जातियों की भी भागीदारी बनेगी। हरियाणा में अगर एग्जाम्पल देखोगे तो आज एक भी सांसद आज तक लोकसभा में अति पिछड़ी जाति का जितना हरियाणा में आज तक कोई नहीं पहुंचा, ये यहाँ तक कभी टिकट भी नहीं दी। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन जातियों को कोई टिकटें नहीं देता क्योंकि माइनॉरिटी की है, तो उनको जब तक पॉलिटिकल कोटा नहीं मिल जाता, 1902 में साहू जी महाराज ने इसलिए दिया, अपनी रियासत को पता था कि इन जातियों को अगर आरक्षण देकर के सपोर्ट नहीं करती, जातियां कभी भी दूसरों के बराबर नहीं खड़ी हो सकती। तो हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि इस देश का जो सबसे बड़ा तबका है उस तबके को अगर पॉलिटिकल कोटा मिले तो इन लोगों को भी विधानसभा और लोकसभा में बैठने का मौका मिले, देश की पंचायत में जाएंगे तो ये लोग भी और लोगों की तरह आगे बढ़ सकते। आप बता रहे हैं कि ट्रिपल-P के अनुसार आपकी 35% संख्या है, तो आप ले क्यों नहीं रहे राज? लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अरे सर एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। आप हिसार के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं और 76 सालों के अरसे में क्या ये अति पिछड़े लोग हैं जिनकी आबादी यहाँ कहीं 60% है, कहीं 63% है हिंदुस्तान में और कहीं 50% हरियाणा में भी 42% से ऊपर है, तो उन लोगों को आज 76 साल में क्या एक भी एमपी सीट देने की किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या प्रादेशिक पार्टी का दायित्व नहीं बनता कि अति पिछड़े लोगों को एक भी एमपी की सीट दे दी जाए? आज तक 76 साल के इतिहास में आज तक एक भी सीट नहीं दी गई। एमएलए की केवल एक सीट देते हैं ताकि 90 हल्कों में वोट बटोरने के लिए। एक्चुअल में जिस बात को आपने कहा इसी को लेके तो ये रैली हो रही है। आज तक 35% लोगों के लिए कुछ नहीं करा। अति पिछड़ों के लिए अगर टिकट दी जाती, अति पिछड़ों के एमपी बनाए जाते, जिनकी 2% संख्या है उनके तो 2 एमपी बनते हैं राज्यसभा के और 2 लोकसभा के। हम 35% लोग, उनका एक नहीं है। इसी सोच को लेके तो ये रैली करी जा रही है। यही पीड़ा इस रैली में आपको दिखाई देगी। और हम जो इस बार हमें 3 लोकसभा और 25 विधानसभा नहीं देंगे उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे, इसीलिए तो रैली रखी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो है ना जिस तरीके से एससी की तर्ज पे एमपी टू एमपी होना चाहिए, मेंबर पंचायत से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक, ये भी हमारी मुख्य मांग है। थैंक यू।